लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 55 वर्ष के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। आज कोलकाता में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुन लिया गया, विधायक दल का नेता चुन लिया गया और इस बैठक के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया और उन्हें बधाई दी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आप लोग बैठ जाओ। और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और जब वो अपना भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से खड़े होकर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा और फिर पूरा हॉल मोदी जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली बार ऐसा होगा जब केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों पर बीजेपी की ही सरकार होगी, यानी पश्चिम बंगाल में भी अब डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। और अब से थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि से मिले और उन्हें विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया। ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं और अब ये सिर्फ एक औपचारिकता है। शुभेंदु अधिकारी पूरी लिस्ट लेकर विधायकों की पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मिले, जो कि एक औपचारिकता होती है, और अब उन्हें कल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अब आपको यह बताते हैं कि 55 वर्ष के शुभेंदु अधिकारी को ही पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री क्यों चुना गया। कौन है शुभेंदु अधिकारी, उनमें क्या खास है। इस पद के लिए शुभेंदु अधिकारी से बेहतर और कोई नेता हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने इस बार ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया और 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया। वो ममता बनर्जी के विरोध का पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा चेहरा है। लंबे समय तक टीएमसी में रहने की वजह से टीएमसी के नेटवर्क की उन्हें बहुत अच्छी समझ है और बंगाल की राजनीति को भी वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक जमाने में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत भरोसेमंद और करीबी सहयोगी हुआ करते थे। नंदीग्राम में जिस आंदोलन से ममता बनर्जी की पहचान बनी, उस आंदोलन को जमीन पर खड़ा करने में शुभेंदु अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसीलिए शुभेंदु को नंदीग्राम का नायक भी कहा जाता है। शुभेंदु अधिकारी 2 बार टीएमसी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे टीएमसी में परिवारवाद और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी के मामलों में दखल देने लगे और इसी से परेशान होकर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे शुभेंदु अधिकारी ने अपनी राजनीति की शुरुआत वर्ष 1995 में कांग्रेस पार्टी से की थी। बाद में वो टीएमसी में शामिल हुए और लगभग 30 वर्षों से वो सक्रिय राजनीति में है। बहुत पुराना लंबा अनुभव है उन्हें राजनीति का और वो एक राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म वर्ष 1970 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के करकुली गांव में हुआ था और उन्होंने MA तक पढ़ाई की है। राजनीति शुभेंदु अधिकारी को विरासत में मिली है। उनके पिता शिशिर अधिकारी पश्चिम बंगाल से ही 3 बार सांसद रह चुके हैं और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री भी थे। शुभेंदु अधिकारी अविवाहित हैं और वो अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की इससे पहले मुख्यमंत्री जो थी ममता बनर्जी, वो भी अविवाहित थी।
यानी पश्चिम बंगाल को लगातार दूसरी बार एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल रहा है जो अविवाहित है। कल से देश में बीजेपी में 3 ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस बार अपने अपने राज्यों में बीजेपी की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी का घर है और आज वहां के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस जीत का जश्न मनाया है। तस्वीरें आप देखिए। शुभेंदु अधिकारी 9 मई को सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें आप देखिए कैसे वहां पर तैयारियां चल रही हैं इस समारोह की, और जबरदस्त बहुत बड़ा विशाल समारोह यहां पर होने वाला है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कितनी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं वहां। और आपको इसी समारोह का इन्विटेशन कार्ड भी दिखाते हैं। जो इनविटेशन कार्ड दिया गया है लोगों को, ये वो इनविटेशन कार्ड है जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोगों को दिया गया है। ये जो परेड ग्राउंड है जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी, ये लगभग 900 एकड़ का है और इसे 30 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और चप्पे चप्पे को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है और लगभग 4000 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात होंगे। यानी सुरक्षा का बहुत भारी बंदोबस्त होगा। खास तौर पर चुनावों के बाद जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, जिस तरह का माहौल वहां पर है, इस समारोह में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। और कल के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ साथ 21 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस समय देश के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और 21 राज्यों में मिलाकर एनडीए की सरकारें हैं। और पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण के बाद ऐसे राज्यों की जो संख्या है वो 22 हो जाएगी जहां पर बीजेपी या फिर उसके सहयोगियों की सरकार है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डू बांटने की तैयारी कर रहे हैं। यानी पूरे राज्य में जश्न मनाया जाएगा। वो लड्डू आप देख रहे हैं जो अभी से जिनकी पैकिंग शुरू हो गई है कल के लिए। हमारे देश में जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसके जश्न की शुरुआत लड्डुओं से की जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक और तस्वीर देखिए। आज हावड़ा में पश्चिम बंगाल के स्टेट सेक्रेटेरिएट नबन्ना में पिछली सरकार के मंत्रियों की नेम प्लेट्स कैसे हटाई जा रही हैं। यह समय का चक्र है। इंसान को कभी पता नहीं चलता। बड़े बड़े नेताओं को ऐसा लगता है कि एक बार वो सरकार में आ गए तो अब हमेशा यहीं बने रहेंगे। मंत्रियों को भी ऐसा लगता है कि एक बार उनके कमरे के बाहर उनकी नेम प्लेट लग गई तो सदा लगी रहेगी। असल में जीवन में सभी को ऐसा ही लगता है, लेकिन समय कैसे बदलता है, कैसे नेम प्लेट बदल जाती है, कैसे दिन बदल जाते हैं, कैसे युग बदल जाते हैं, ये देखने वाली बात है यहाँ। और शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के नए मंत्रियों के नाम का ऐलान हो सकता है कल ही, और फिर इन नए मंत्रियों की नेम प्लेट इन कमरों के बाहर लगाई जाएगी। और यह है बदलाव। आज पहले ही दिन अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने यह बता दिया है कि अब ममता बनर्जी खुद भी जांच के घेरे में आ जाएंगी और बीजेपी की नई सरकार पश्चिम बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करेगी। अब संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक अलग जांच आयोग बनेगा। अब ममता बनर्जी को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है और बंगाल में अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है जांच। और इस जांच के घेरे में ममता बनर्जी भी आएंगी, अभिषेक बनर्जी भी आएंगे और उनके आसपास जितने भी लोग थे जिन्होंने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है, बड़े बड़े विवादास्पद फैसले उन्होंने लिए हैं, उन सब के नाम इस जांच के घेरे में अब आने वाले हैं।
बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा। সন্দেশখালী থেকে আরজিকর হয়ে যত মা বোনেদের উপরে কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মাননীয় অমিত শাহজি চার্জশিট প্রকাশের দিন ঘোষণা করেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে রিটায়ার্ড জাজকে দিয়ে কমিশন বসানো হবে এবং উপযুক্তভাবে আপনাদের সরকারি অর্থ যারা নয় ছয় করেছেন তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব। अब आप पश्चिम बंगाल में बदलाव की एक और तस्वीर देखिए। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। इससे पहले वर्ष 2017 और 18 में जब जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन पड़ते थे, तब ममता बनर्जी की सरकार हमेशा मुहर्रम को तवज्जो देती थी। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू और 27% मुसलमान हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां लगभग 6.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। फिर भी पिछले 15 वर्षों से वहां के हिंदू एक अल्पसंख्यक की तरह रह रहे हैं और वहां के मुसलमान बहुसंख्यक की तरह पश्चिम बंगाल में राज करते चले आ रहे हैं। वहां पर हिंदुओं का दम घुट रहा था और बीजेपी ने हिंदुओं की इसी दबी हुई और कुंठित भावना को व्यक्त करने का एक मौका दिया। आप याद कीजिए 2014 में क्या हुआ था जब मोदी सरकार आई थी। उस समय भी भारत का जो बहुसंख्यक समाज है यानी हिंदू, उनकी आवाज को दबा दिया गया था। न जाने कितने दशकों से उनकी आवाज दबी हुई थी और जब मोदी सरकार आई तो पहली बार बीजेपी ने इस आवाज को बाहर निकलने का मौका दिया। पश्चिम बंगाल में भी बिल्कुल यही हुआ है। 15 साल से वहां के जो हिंदू हैं, चाहे वो हिंदू व्यापारी हो, चाहे वहां का मारवाड़ी समाज हो, हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं, वो ना तो अपने त्योहार ठीक से मना सकते थे, ना मंदिरों में जा सकते थे, ना ही उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता था। वो घुट घुट कर जी रहे थे और ये उसी घुटन का नतीजा है कि इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार को बुरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया। जो बीजेपी ये सोचती थी कि 150 सीटें भी आ जाएं तो बहुत है, उस बीजेपी को 200 के पार पहुंचा दिया। ये पश्चिम बंगाल की जो हिंदू जनसंख्या है, ये उसकी कुंठा थी, ये उसका क्रोध था और ये उसकी भावनाएं थी। इस चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भी सनातन की जबरदस्त वापसी हुई है और आज अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर पूजा की। तो अमित शाह ने मंदिर में जाकर ये पूजा अर्चना करके एक बहुत बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री इन चुनावों से पहले चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर में गए थे और मंदिर में जाना भी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। अब पश्चिम बंगाल मुक्त हो चुका है, आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं वो खुलकर मंदिरों में जा सकते हैं, खुलकर सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, खुलकर अपने त्योहार मना सकते हैं, खुलकर सड़कों पर अपने जुलूस निकाल सकते हैं। धार्मिक जुलूसों पर अब पाबंदी नहीं लगेगी।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए। अब 3 पॉइंट्स में आप समझिए नई सरकार का रोड मैप क्या होगा। पहला, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर होगा। वहां की जनता अब हिंसा मुक्त शासन चाहती है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है और घुसपैठियों को हटाना इस नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जिस पर जल्दी काम किया जाएगा। तीसरा, पिछले 15 वर्षों में विकास के कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल बहुत पिछड़ गया था। विकास का कोई काम नहीं हो रहा था। केंद्र सरकार जो नई योजनाएं लेकर आती थी, उन योजनाओं को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती थी। अब नई सरकार को दोबारा से पश्चिम बंगाल में निवेश, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस करना होगा। जो मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में अभी तक लागू नहीं हो पा रही थीं, अब वो सारी योजनाएं भी पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंचेंगी। आज अमित शाह ने भी कहा कि असम, त्रिपुरा के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए घुसपैठ और गौ तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगने वाली है। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी।